नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सिद्धि पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे हिंदी के टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय पर, जो कि शब्द विचार के अंदर पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने वर्ण विचार के अंदर वर्णमाला संधि देखा, फुल कॉन्सेप्ट से हमने देखा। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उपसर्ग प्रत्यय में। इससे पहले आपको किसी ने उपसर्ग प्रत्यय जिस टाइप से मैं बताऊंगा उस टाइप से किसी ने नहीं बताया होगा, तो अंत तक बनी रहिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय को सफिक्स। प्री मतलब पहले, उपसर्ग प्रत्यय, प्र से प्रत्यय, प्र से पीछे, पीछे लगाया जाता है प्रत्यय। उपसर्ग जो है आगे लगाया जाता है। तो देखते हैं। अच्छा, अब शब्द रचना देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण जो है अगर उसको सार्थक रूप से जमा दिया जाएगा तो उसको शब्द कहते हैं, शब्द कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद करे गए हैं। व्युत्पत्ति जो है उसके आधार पर शब्द के तीन भेद करे गए हैं। जो शब्द है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे शब्द को देखते हैं आप। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। आपको शब्दों में ये तीन ही शब्द दिखेंगे। मूलतः शब्द दो ही भेद होते हैं। मूलतः जो है शब्दों के दो ही भेद होते हैं, वो है रूढ़ और यौगिक। रूढ़, रूढ़ का मतलब जो पहले से चला आ रहा है। यौगिक मतलब जो दो शब्दों से मिलके बना है, यौगिक। योग रूढ़ जो तीसरा वाला है, अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हो जाता है, रूढ़ होता है। योग रूढ़ है। अब अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो रूढ़ है, क्योंकि योग रूढ़ में जब एक योग रहेगा एक रूढ़ रहेगा, या योग मिलके वो रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो अर्थ की दृष्टि से तो कि रूढ़ ही कहलाएगा वो। रचना मतलब बनावट की दृष्टि से, माफ कीजिएगा, यौगिक। रचना की दृष्टि से योग है, मतलब बनाया तो अपने दो चीजों को मिलके बनाया है, इसलिए वो रचना मतलब बनाने की दृष्टि से यौगिक कहलाएगा वो। और अर्थ की दृष्टि से वो रूढ़ कहलाएगा। तो रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ एक समान माना जाएगा, मतलब यौगिक और योग रूढ़ जो तीसरा था उसको एक समान माना जाएगा, और अर्थ की दृष्टि से वो रूढ़ कहलाएगा। तो देखा जाए तो रूढ़ और योग मूलतः दो ही शब्द भेद होते हैं। जो तीसरा है वो आपने देखा यहाँ पे कैसे कैसे वो उसको दो में दिया गया है। अब देखते हैं। रूढ़ में हम खंड नहीं कर सकते। एक तो रूढ़ के आप खंड नहीं कर सकते, मतलब उसको किसी भी हिस्सों में तोड़ते नहीं, क्योंकि वो अपने आप में मूल है। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। रचना करने के लिए, जैसे ये शब्द रचना देख रहे हैं तो इसमें रचना करना है शब्द की, तो रचना करने में सिर्फ यौगिक शब्द रह जाते हैं। और इसके अलावा रचना करने में आगे शब्दों के दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। तो समास भी आ जाता है, समास को हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। जैसे ये देखिए, उपसर्ग से होती है, एक प्रत्यय से होती है और एक समास से होती है। मतलब जो अपन जो रचना कर रहे हो शब्दों की, वो तो वो तो यौगिक शब्दों से हो रही है। अब यौगिक शब्द तीन प्रकार से होती है। यौगिक शब्द है जो उसकी उसकी रचना भी हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। तो उपसर्ग से उसकी रचना कर दी हमने। प्रत्यय से उसकी रचना कर दी, और समास से उसकी रचना कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से कैसे करें? जैसे अति, अंत, तो अत्यंत है। अत्यंत में एक अति जुड़ा, अति प्लस अंत मिलके अत्यंत हुआ है। इसमें संधि का भी यूज हुआ है, लेकिन संधि जो है वर्णों के मेल से होता है और ये शब्दों का है, और हम शब्द की बात कर रहे हैं, इसलिए अति उपसर्ग हो गया और अंत एक शब्द हो गया। अति का भी कुछ अर्थ है, अंत का भी कुछ अर्थ है, दोनों अर्थहीन नहीं है। और अत्यंत ये एक यौगिक शब्द है। तो अत्यंत एक शब्द है जो दो चीजों से मिलके बना है। मूल शब्द जो है, या मूल धातु जो होगी, या मूल शब्द होगा, और एक उपसर्ग जो है आगे लगता है, इसके आगे लगा हुआ, वो हो गया प्रत्यय। प्रत्यय जो है, देखिए प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। तो लेन मतलब लेने वाला, दार मतलब जो व्यक्ति है, तो लेने वाला जो व्यक्ति उसको लेनदार बोलते हैं। मूल शब्द ये है, इसमें मूल शब्द ये था, ये पीछे लगता है इसलिए प्रत्यय, ये आगे लगता है इसलिए उपसर्ग। अब समास में देखेंगे, प्रतिदिन, इसमें दोनों ही शब्द है। इसमें ऐसा नहीं है इसमें एक प्रत्यय उपसर्ग, दोनों की अपने अपने अलग वैल्यू है। दिन मतलब
दिन दिवस हो गया, प्रति मतलब हर एक, तो हर एक दिन को प्रत्येक दिन की बात करते हैं। तो इसमें दोनों ही जो शब्द होते हैं वो पूरे मीनिंगफुल रहते हैं, इसमें मीनिंगफुल रहते हैं, लेकिन अति जो है वो मूल शब्द ना होके वो उपसर्ग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, और कभी कभार एक ही कोई शब्द रहता है उसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों आते हैं। जैसे स्वतंत्रता, तो स्व उपसर्ग है। तंत्र एक मूल शब्द है, तंत्र मतलब कोई सिस्टम, स्व मतलब अपने आप से, और ता मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, ता लग गया स्वतंत्र, और जो स्वतंत्र व्यक्ति है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जो है। अब ये ता जो है वो एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको आगे के उसमें बताऊंगा। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो जाता है, कभी कभार दो प्रत्यय लग जाते हैं एक साथ, जैसे समझदार ई, समझ धनदार धन ई, तो समझदारी हो गया, दोनों प्रत्यय है, एक मूल शब्द है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, मूल शब्द जो है समझ होता है, लेकिन दार जो है, दार का कोई ऐसा विशेष डेली यूज में यूज नहीं होता दार, और ई जो है वो ई प्रत्यय है, इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्ग के अंदर आते हैं। तो उपसर्ग जो है, उप उप धन सर्ग से मिलके बना है उपसर्ग। उप धन सर्ग से मिलकर उपसर्ग बना। उप मतलब समीप मतलब पास में, और सर्ग मतलब सृष्टि करना। तो पास में रह के जो सृष्टि करता है उसका अर्थ है उपसर्ग का। किसी शब्द के समीप आकर बना गया नया शब्द उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थों में कुछ विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग की एक परिभाषा मैं आपको और बताता हूँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात किसी शब्द में चमत्कार पैदा कर देते हैं। शुरुआत में प्रथम में शब्द के पूर्व जुड़कर परिवर्तित करके एक चमत्कार पैदा कर देते हैं वो नए शब्द में, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार मतलब हार जाना, पराजय मतलब हार जाना। परंतु इसी शब्द के आगे अगर प्र जोड़ दिया, प्र शब्दांश जोड़ दिया और नया शब्द बन गया प्रहार। प्रहार, तो ये हार है, इसका मतलब पराजय, लेकिन इसी हार के आगे प्र जोड़ दिया तो ये प्रहार हो गया, जिसका अर्थ है चोट लगना, चोट करना। प्रहार करना मतलब किसी पे आक्रमण करना, चोट करना। तो ये दो शब्द जुड़ के इसने चमत्कार उत्पन्न करके एक नया वर्ड बना दिया परिवर्तन करके, और उसका अर्थ अलग हो गया है। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन, सम जोड़ने से संहार। हार में देखिए, हार में आ जोड़ दिया तो आहार हो गया, भोजन हो गया। सम में जोड़ दिया हार तो संहार हो गया, विनाश हो गया। वी जोड़ने से विहार हो गया। और सबके चमत्कार, अलग विशेष चमत्कार इन्हें पैदा कर दिया। देखिए परिवर्तित करके इसने, हार का एक अर्थ होता पराजय, लेकिन उसने देखिए आगे वर्ड जुड़ के अलग अलग से उसका अर्थ दिया, एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया उसने उस वर्ड में। उस वर्ड से जुड़ के उसने नया चमत्कार अर्थों में पैदा कर दिया गया। ठीक है, आप जान गए होंगे लगता है मुझे, आशा करता हूँ। और कुछ आपको कुछ अगर डाउट या कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे। आप लास्ट तक, आपको लगेगा कि इस टाइप का तो किसी ने आज तक बताया नहीं है, मैं आगे की स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में प्र आ सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। देखो इसका वी सम आ का इसका कोई विशेष नहीं, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ से इसका परिवर्तन हो गया और अर्थों में चमत्कार पैदा कर दिया उन्होंने। इसका मतलब हुआ कि ये सब शब्दांश है, शब्दों के अंश है, और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के साथ अंश है, ये शब्द है उसका साथ में अंश है, उसको उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों के, अब हिंदी में जो प्रचलित जो उपसर्ग है उसको विभक्त किया जा सकता है। अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग भी जो है, पहले तो अपन ने देखा वर्ण शब्द रचना। शब्द रचना ये तीन प्रकार से होती है। शब्दों की रचना जो है यौगिक में होती है, क्योंकि रूढ़ जो है वो पहले से ही है, यौगिक में होगी। यौगिक में भी आपको तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग प्रत्यय समास। तो आपको उसमें भी अपन उपसर्ग देख रहे हैं। अब उपसर्ग को भी अपन ने विभाग कर दिया है कि जो उपसर्ग है वो भी संस्कृत से आए हुए उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कहलाएंगे। हिंदी से उपसर्ग है, जो विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग है वहाँ से आए हुए जो उपसर्ग है वो है। फिर अंग्रेजी भाषा से आए हुए उपसर्ग है, और ऐसे उपसर्ग जो समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है वो उसकी संख्या 22 है, टोटल 22 है। हिंदी से जो आए हुए उपसर्ग है वो टोटल 13 है। उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग है वो संख्या में 19 है। और अंग्रेजी के उपसर्ग भी, अंग्रेजी और उपसर्ग और ये जो उपसर्ग है ये भी आगे हम देखेंगे। तो आपको 22 संस्कृत के उपसर्ग याद रखना है, 13 हिंदी के उपसर्ग याद रखना है, और उर्दू फारसी की जो उपसर्ग जो विदेशी भाषा है वो 19 याद रखना है टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत से आए उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग जो सीधे सीधे संस्कृत से आए हुए उपसर्ग है।
तो उसे संस्कृत के उपसर्ग बोलते हैं। अब इसे मैं याद करने के आपको ट्रिक भी बताऊंगा अंत में, कि आप संस्कृत के उपसर्ग जो ये है, ये आगे से आपको ये उपसर्ग रटने की आवश्यकता नहीं लगेगी। मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा और ऐसा आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आपको ये बिल्कुल पूर्ण रूप से याद हो जाएगा और परीक्षा में जल्दी उस रूप में आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग, मैं उपसर्ग पहले बता देता हूँ आपको। ये टोटल आपके ये 22 उपसर्ग थे। तो उसमें पहला जो उपसर्ग है अति, दूसरा अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उ में आधा त है, उद में आधा द है, उप, दुर, आधा र, दुस, आधा सा, नीर, निस, नी, परा, परी, प्र, प्रति, वी, सम में आधा मा है, सु। तो ये इतने टोटल जो है ये आपके 22 22 जो है उपसर्ग है, ये संस्कृत से आए हुए उपसर्ग है। अब एक एक करके चलिए देखते हैं। अति, अति, ये आपको ये आपको जो है 22, ये 22 के 22 मैं आपको याद करने की ट्रिक दे दूंगा, तो आप इसकी आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा कि ये कैसे याद रखेंगे हम, तो ये मैं आपको याद कर दूंगा। बस आपको एग्जाम में आ गया अत्यधिक तो आपको समझ में आ जाएगा ये अति है और संस्कृत से आया उपसर्ग है और इसमें अति उपसर्ग लगा है। ऐसा वो तो देखने पे 2-3 बार आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अति, अपन बोलते किसी चीज़ की अति हो गई, अति मतलब बहुत अधिक हो गई है, लिमिट हो गई है। तो अति का मतलब अर्थ भी बताते चल रहा हूँ आपको, इसका अर्थ को भी समझ लीजिए आप। अति, अति का मतलब अधिक। अपन बोलते ना किसी को, ये तो बहुत अति कर रहा है, ये अति हो गई है। अति मतलब बहुत अधिक कर रहा है, ये अब एक लिमिट से बाहर हो रहा है, मतलब अधिक हो गया। अत्यधिक, अधिक से भी अति हो गई, अत्यधिक, अति अधिक, अधिक में भी बहुत अति कर दी। अत्यंत, अतिरिक्त, अतिरिक्त ऐसा रिक्त, अतिरिक्त हो, अधिक रिक्त हो, अधिक रिक्त को अतिरिक्त बोलते हैं। तो अतिरिक्त में देखो, अतिरिक्त में बोलेंगे, बोलने पे भी आ रहा है, देखो अधि, अति मतलब अधिक, तो अधिक रिक्त, रिक्त है, कम रिक्त नहीं, बहुत ज्यादा रिक्त है, ज्यादा रिक्त है, अधिक रिक्त है। अतिशय, ऐसा शय जो बहुत है। अत्यंत, ऐसा अंत जो बहुत अधिक अंत वाला है जिसका। अत्यंत, अत्यंत आवश्यक है, बहुत जल्दी, जल्दी करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ अत्यंत है, उसका अंत करीब है, मतलब उसको जल्दी करना पड़ेगा, अंत करीब है तो उसी को चीज़ को करना पड़ेगा। अत्यधिक, अधिक, अधिक है वो भी अति अधिक है, बहुत ज़्यादा है ऐसा। तो अति मतलब अधिक, तो अधिक तो आप बोलेंगे ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अधि, अधि में देखिए अधिकारी, अपन बोलते हैं ना अधिकारी, मतलब अपने अपने ऊपर वाला, अपने जो है वो, अपने जो ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं, अपने जो ऑफिसर होते हैं उनको अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी अपन बोल रहे हैं अपने ऊपर वाला, अपने से श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ या ऊपर, तो अधिकारी हो गया। अधिपति, अधिपति ऐसा पति जो अपने से ऊपर हो, अपने श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब महात्मा हो गया तो अधिपति उनको बोलते हैं। या कोई गुरुजन हो गया अधिपति। पति का मतलब इसमें पति पत्नी वाला पति नहीं है, पति का मतलब एक व्यक्ति से है, ऐसा व्यक्ति जो ऊपर हो। अधिनायक, ऐसा नायक जो ऊपर हो, अपने से ऊपर हो, अधिनायक। और श्रेष्ठता और ऊपर जो है वो किसी विशेष चीज की प्राप्ति से आती है, किसी से भी साथ अधि नहीं जोड़ा जाता। अधिकारी, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा तब आप अधिकारी बनेंगे, अधिपति। कुछ आपको, कुछ आपके पास ऐसे गुण होंगे जिससे आप अधिपति। नायक, तो नायक में भी, हीरो में, उसमें भी अधिनायक जो होगा जिसने बहुत सारी फिल्म या बहुत सारे किरदार किए होंगे। चलिए तीसरा है अनु, 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 अपन ने सुना होगा अनुसरण, अनुसरण या अनुचर, अनुसरण, किसी का, किसी को अनुसरण मतलब फॉलो करना, फॉलो करना मतलब उसके पीछे चलना या उसके समान चलना, या सहायक बोल सकते हैं अपन उसका। अनुसरण करने वाला है मतलब उसका सहायक। अनुचर मतलब उसके फॉलो करने वाला, उसके साथ साथ चलने वाला, या उसके समान चलने वाला या समान रहने वाला। तो अनु मतलब पीछे, तो अनु मतलब पीछे, तो अनुशासन, शासन के साथ चलने वाला या शासन के समान चलने वाला, अनुशासन मतलब जो शासन को फॉलो करता हो। अनु मतलब फॉलो करना इंग्लिश में। तो ऐसा जो शासन को फॉलो कर रहा है, अनुशासन। शासन को फॉलो करना मतलब कि जो नियम है, शासन मतलब नियम, नियम को जो फॉलो कर रहा है वो अनुशासन। तो अनुसार, अनुकरण, अनुचर, ठीक है, देख लीजिएगा। अप मतलब बुरा, अपमान, याद रख लीजिए अपमान, मान को जिसने भंग कर दिया हो, अपमान मतलब जिसके मान, जिसका जो मान था, जिसका उसका जो यश था, उसके जो मान था, मतलब उसकी जो मर्यादा थी, उसको उसमें बुरा चीज लग गया, उसमें हीनता आ गई है, हीन, या उसमें बुरा कुछ हो गया है तो उसका अपमान हो गया है।
यश, उसका जो एक ख्याति बनी हुई थी, यश था, उसमें जो हीनता आ गई है, वो कमी हो गई है। जो हीन मतलब थोड़ा सा कम हो जाना, बुरा हो जाना, यश में बुराई आ गई है उसके, मतलब थोड़ा सा अपयश हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया, अपकार, अपमान। तो अप इसमें जो है, इसका मीनिंग जो है हीन हो जाएगा, मान में हीनी हो गया, अनुकरण फॉलो करने वाला, अधि मतलब श्रेष्ठ ऊपर, अति मतलब अधिक हो जाएगा, बुरा हो गया। चलिए अभी देखते हैं, अभी, अभियान, अभिनय, अभिमुख, अभिमुख, अभिषेक। तो इसका मतलब होता है सामने, चारों ओर, या पास में। अभिमुख मतलब किसी के पास में, अभिमुख, या किसी के सामने। अभिमुख खड़ा है मतलब मेरे पास खड़ा है या मेरे सामने खड़ा है। चारों ओर, चारों ओर। अभिनय, अभिनय करता, अभियान। तो इसमें अभी जो है, आप जैसे अभिमुख मतलब या तो सामने खड़ा है मेरे, अभी सामने खड़ा है, या मेरे पास खड़ा है, या मेरे जो चारों ओर की जो भी चीज़ें होती है उसका मतलब भी अभी होता है। जैसे जैसे होता है, आपको बता देता हूँ। अब मैं बताऊंगा एग्जाम्पल मैं आपको आगे। अव मतलब भी हीन होता है या नीच। अव मतलब हीन या नीच होता है। अवगुण, गुणों में हीनता आ गई हो, जैसे ये भी बुरा है, ये हीन है। तो बुरा और हीन में, ये दोनों हीन एक जैसा ही है, इस दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन अवयश नहीं बोलते, अपयश बोलते हैं। यश में कमी हो जाना, हीन गुणों में कमी हो जाना, गुणों से नीचे, गुणों से नीचे हो गया है वो। अवनति, उसकी उन्नति जो है वो नीचे आ गई, तो वो अवनति हो गया, नीचे हो गया है। अवतार, अवतरण, अवतरण। ठीक है, आप देख लीजिए। आजीवन, आजीवन मतलब, आजीवन मतलब कंटिन्यूशन में, चलने वाला। आजीवन मतलब हमेशा चलने वाला। आगमन, ऐसा गमन जो कंटिन्यू है, समेत है, तक है। आरक्षण, ऐसा रक्षण जो जब तक डेस्टिनेशन नहीं आती जब तक आपका आरक्षण रहेगा, मतलब आपको रक्षण रहेगा। आजीवन मतलब जब तक जीवन रहता है, जब तक आप चलते रहोगे। गमन, जब तक आप चल रहे हो, जब तक आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं अब तक होगा। जब गमन, उसके बाद आ जुड़ गया। आक्रमण, ऐसा क्रमण जो जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक कोई आउटपुट नहीं मिल जाता, जब तक आपका क्रमण करते रहना है आपको। उत, उत मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत्कर्ष, जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब वो ऊपर ख्याति तक पहुंच गया। उत्तम, उत्तम मतलब ऊपर तक पहुंच गया। उत्पत्ति, ऐसी श्रेष्ठ उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब ऊपर। उद मतलब ऊपर या उत्कर्ष, ऊपर या उत्कर्ष। उद्गम, उद्गम, उद्गम और उद्भव। उद मतलब होगा ऊपर या उत्कर्ष, उसमें आएगा उद्गम या उद्भव। अब इसमें हम बात करेंगे उद। उत हो गया उद। अच्छा, ये हो गया उप। उप मतलब निकट, निकट मतलब पास में। और उपदेश, पास में दिया हुआ उपदेश, उपदेश। उपवन, उपमंत्री, उपहार। ठीक है, तो इसमें सब में है जो है उपसर्ग है, उप है, उप, उप उपसर्ग है। अब दुर, दुर मतलब बुरा और कठिन। दुर्जन, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। दुर्गम, ऐसा रास्ता जो बहुत कठिन हो। दुर्दशा, ऐसी दशा जो बहुत बुरी दशा हो। दुराचार, ऐसा आचार जो बहुत बुरा आचार हो। तो ये हो गया। अब दुर हो गया। दुष, दुष मतलब भी बुरा और कठिन ही होता है, तो दुष्चरित मतलब बुरा चरित्र वाला। दुस्साहस, बुरा या बुरा साहस करने वाला। और दुष्कर, जिसके कर्म जो है बुरे हो। निर, निर मतलब बिना किसी चीज के। निषेध, निर मतलब निषेध या बिना। तो निर्जन, ऐसे जन, बिना, बिना जनों का जो भी रहता है वो निर्जन। निराकार, जिसका आकार न हो। निरपराध, बिना अपराध का। निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही ना हो, तो निर्गुण। अवगुण मतलब अवगुण मतलब गुण में कमी हो गई है। और निर्गुण मतलब जो गुणों से रहित है। और और इसमें इसमें बुरा जो है, इसमें अपयश, यशों में कमी हो गई है, गुणों में कमी हो गई है। लेकिन यहाँ तो गुण है ही नहीं। अब निर मतलब बिना। अब निस, ये भी देखिए रहित होता है, रहित, रहित, या पूरा या विपरीत।
रहित जैसे निश्चल, छल से रहित, निश्चल, निश्चित, निस्तार, निस्सार, मतलब रहित हो जाए। निषेध, निषेध मतलब नी मतलब निषेध, नीचे, अधिकता। निवारण, निवारण मतलब जिसका निपात हो गया, नियोग हो गया, ऐसा योग जिसको निषेध हो। निषेध मतलब यहाँ आना मना है, निषेध हो गया। निवारण जिसका आवरण नहीं किया जा सके, निवारण। अब जो दिख गया है जिसका निवारण करना जरूरी हो गया, निपात। पूरा परा देखते हैं, परा मतलब उल्टा या पीछे, पराजय जिसका जय नहीं हुआ हो, पराजय हार गया हो। भव, पराभव, परामर्श, पराक्रम। इसके बाद परी देखते हैं। परी में आसपास चारों तरफ, परी मतलब आसपास, जैसे परिधि, जैसे परिमंडल तो आसपास का एरिया, परिजन अपने आसपास के जन, परिक्रम क्रम आसपास के क्रम, पूर्ण परिपूर्ण आसपास के पूरा चीज पूर्ण हो गया है, परिपूर्ण मतलब पूरा पूर्ण हो गया, पूरा पूर्ण हो गया। आसपास की जो भी आपकी चीजें परिणाम ऐसा, आसपास का जो भी उसका जो आउटपुट था वो पूरा हो गया। परिणाम मतलब तरफ, परिणाम है ये, तरफ भी होता है, चारों तरफ। फिर उसके बाद होगा प्र मतलब अधिक, जैसे प्रबल अधिक बल वाला, अधिक बल वाला। प्रस्थान, अधिक प्रस्थान आगे, पहले, प से पहले ये हटाइए। प्रकृति, ऐसी कृति आगे की कृति, प्रकृति। प्रति, प्रति मतलब उल्टा, जैसे प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, तो प्रतिकूल मतलब अपने अपने एडॉप्टेशन के उल्टा है ये। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा हो, प्रत्येक सामने दिख रहा हो मतलब ये सामने दिख रहा हो, प्रत्यक्ष मतलब सामने ही सामने दिख रहा है ना। प्रत्येक जैसे एक है इसमें, तो प्रत्येक। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम बताऊंगा। मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें प्र जो है वो आपका, इसमें प्र जो है आपका इसमें उपसर्ग है। उसी प्रकार वी जो है भिन्न जो हो जाएगा, ये देख लीजिए, विदेश, विलाप, वियोग, सम जो हो गया ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं इसको आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो टोटल अपने 22 देखे, 22 में आपको अ वर्ड जो है, इसमें 3 त वर्ग क्या आएंगे, 3 प वर्ग क्या आएंगे, अब और आ जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 8 जो अ जो है वो 8 है, 8 का आधा 4 होता है, 4 और 4 2 बार आ जाएगा। वो प जो है वो उसमें 4 बार आ जाएगा। न जो है 4 बार आ जाएगा। फिर उसके 8, 4 का आधा 2 होता है, इसमें 1 बार आएगा 8, इसमें 2 बार 4 आएगा, और इसमें फिर 2 के बाद 3 आता है तो 3 बार 2 आ जाएगा। तो 2 3 बार, 4 2 बार, 8 1 बार। तो 8 1 बार है, तो 8 में अ जो है वो 8 बार अ वाले वर्ड होंगे यहाँ पे। फिर 4 जो है प वाले होंगे, 4 देखो 4 प बनता है तो यहाँ प होगा। फिर उसके बाद न है, न 4 बार होगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो त वर्ग के आ रहे हैं, बताऊंगा वो मैं। प वर्ग के आ रहे हैं, जैसे प है। तथा दध न वर्ग के आ रहे हैं, ये देखिए। प वर्ग के आ रहे हैं, आ जाएगा, अब आ जाएगा। फिर उसके बाद दो दो में देखिए, दो दो में आपको 3 लेना है। उद, उप, उद और सुसम, सुसम, 2 में सुसम और नीवी, एक 2 में नीवी, और 2 जो है वो 3 है आपके, ये देखिए 3। तो 2 3 में देखिए उद उप, उद और उप लेना है। सुसम, सुसम याद रख लीजिए, सुसम। और नीवी, नीवी नीवी, नीवी, सुसम और उद उप, ये 3 आपके याद हो गए, नीवी सुसम उद उप। अब आपको ये 4 में याद करता हूँ। प्र, प्रति, परा और परी। परा और परी, परा परी, प्र और प्र से प्रति, प्र, प्रति, परा और परी। जैसे अपन ने उद उप करा था, तो निर, निस, दुर, दुस, र, तो ये र आ गया, ये सा तो ये सा आ गया। तो ये निर, नी, र, निर, निस, दुर, दुस, उद उप, सु, सम, नी, वी। परा, परा परी, परा आ की मात्रा, र परी बड़ी मात्रा, प्र, प्रति। तो ठीक है, इसको देखिए, मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ याद करके। देखिए आप खुद ही बोलिएगा। प वर्ग के 4 बोलना है तो आ जाएगा प्र, प्रति। फिर उसका आ जाएगा परा, परी। फिर निर, तो निर, निस, दुर, दुस। ठीक है, ये हो गया। नी से वाले हो गए, नी वाले हो गए, और द वाले हो गए, निस निर वाले हो गए, 4 हो गए ये बिल्कुल।
इसके मतलब देखिए बिल्कुल इसमें वो राइम बन रहा है, निर निस दुर दुस, तो ये बन रहा है। फिर आपके ये जो होगा दो देखिए, तो उद 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 उप सु सम नी वी निवी निवी सुसम उद उप निर्निस दुर दुर्दुस निर तो निस दुर दुस प्र प्रति परा परी। ठीक है, अब आपको जो बचे वो सारे अ वाले हैं। सारे अ वाले में आपको मैंने बताया था अति, अधि, अति बड़ी की मात्रा, अधि, उसी प्रकार अपि, अभी, ये जार याद कर लीजिए। अति, तो त वर्ग का मैंने बताया था आपको इसमें, तो ये त वर्ग आगे देखिए, त वर्ग। फिर ये प वर्ग बताया तो ये प वर्ग आगे देखिए, तो प वर्ग में प फ ब भ, त वर्ग में त थ द ध न। तो आपको त वर्ग के तीन याद रखना है, ये तीन, और प वर्ग के ये याद रखना है तीन, एक दो तीन, और ये अव और आ याद रखना है। ये जो आपके ये ऊपर ये लिखे थे ये अ वर्ग, अ के लिए लिखे थे। तो त वर्ग के आपको तीन याद रखना है, तो त थ द ध न। तो थ हटा दो तो अथ कुछ नहीं होता है, अथी कुछ नहीं होता है। अति, तो त का अति आ गया, त थ द ध, अधि, अधि आ गया, त थ द ध न से अनु आ जाएगा। तो अति अधि अनु, त वर्ग आप याद रखोगे उसमें तीन, अति अधि अनु, बस आप त वर्ग याद रखोगे तो आपको समझ आएगा, नु आ जाएगा इसमें, धी आ जाएगा और ये आ जाएगा। प वर्ग में याद रखना है आपको, इसके पर वर्ग के भी तीन है, तो अप प आ गया, अपि प आ गया, प फ ब भ, तो ये अभी आ जाएगा। तो अप अपि, अप अपि अभी। देखिए त वर्ग में अति अधि अनु, प वर्ग में अप अपि अभी, अव और आ याद रखना है, अव और आ तो ले लेंगे आप, आ और अव, ये है। ठीक है, मैं 22 आपको एक बार वापस बोल के बताता हूँ। देखिए अ वर्ग के अपने को 8 याद करना है, उसमें त वर्ग लेना है, तो अति अधि अनु। प वर्ग के अपने को 3 लेना है, तो अप अपि अभी, अव और आ। फिर उसके प है, प के अपने को 4 लेना है क्योंकि उसके आधा लेना है, तो 4 प्रपति परा परी, निर निस दुर दुस, ऊ से लेना है उद उप, सु सम नी वी। ये टोटल आपके हो गए, टोटल 22 संस्कृत के आपको मैंने उपसर्ग याद करवा दिए। इसको आप 2 से 4 बार बोलेंगे या आप मेरे ट्रिक याद रखेंगे। 8 है बड़ा सबसे, तो एक बार उसी का आधा है, तो 8 8 2 बार आएगा। और फिर ये 4 है, 4 के अपन आधा करेंगे तो 2 बार लिया, तो अब 3 बार ले लेंगे। अब 3, अब ये टोटल 8 है, तो 3 3 6 7 8, तो 2 अब आ याद रखना है आपको अलग से, और 3 3 6, इसमें 3 त वर्ग के बनेंगे और 3 जो है प वर्ग वाले बनेंगे, जिसमें अप अपि अभी आ जाएगा और इसमें अति अधि अनु आ जाएगा। तो ये आपके इस टाइप से टोटल हो गए। इसके मैंने अर्थ आपको यहाँ बता दीजिए, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके अनुसार ये हो गया तो आपको आगे से समझ में आ जाएगा। देखिए अत्यधिक है, तो आपको सीधे से याद होना चाहिए अति, त वर्ग का आ गया तो हाँ इसमें अति होगा, तो आपको बस ये याद रखना है। आप जैसे अपने ये याद रख लेंगे आप, तो आपको ये समझ जैसे विलाप, तो वी, हाँ वी आता है, वी देखिए यहाँ आता है अपना वी, नीवी नीवी का वी। प्रतिकूल, तो ये प्रतिकूल जो है प्रति 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 आया था, तो प्रति। आप बस अब वही संस्कृत के आप 22 याद कर लेंगे, उससे इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग मैंने आपको 22 के 22 याद करवा दीजिए। अब इसकी, अब आप मान लीजिए इसके अलावा आपको ट्रिक याद करना है, तो एक ट्रिक भी देख लीजिए, मजेदार ट्रिक है। एक बार अति बुद्धिमान अधिकारी, अब अति आ गया इसमें, बुद्धिमान। एक बार अति बुद्धिमान अधिकारी अपने अनुचर के साथ, एक बुद्धिमान अधिकारी है अपने अनुचर फॉलोअर के साथ अपने गांव में, अपी मतलब भी होता है साथ में, मतलब अपने गांव में लोगों के अभिनव देखने अवश्य आया। एक बुद्धिमान अधिकारी अपने अनुचर साथ वाले अपने चट्टो बट्टो या चंगू मंगुओं के साथ अपने गांव में लोगों का जो अनुभव अभिनय होता है, नाटक होता है, वो देखने के लिए आया, अवश्य आया, बिल्कुल आया, क्योंकि उसको बुलाया गया था इसलिए अवश्य आया। वह बहुत उत्साहित होकर पहाड़ के ऊपर चढ़ा। अब अधिकारी है भैया, तो पहाड़ के ऊपर उसको बिठा दिया, उसके लिए सिंहासन दे दिया, लेकिन रास्ता बहुत दुर्गम था। पहाड़ चढ़ना है तो रास्ता दुर्गम हो गई, तो दूर आ गया, ऊपर मतलब ऊपर आ गया, उत्साहित मतलब उत आ गया। तभी वह एक निडर साधु निर्भय होकर आया। अब दुर्गम था इसलिए लोग चढ़ने से डर रहे थे, तो एक निडर साधु दुर्गम सॉरी तभी एक निडर साधु निर्भय होकर आया और दुश्मनों को पराजित करके चारों ओर परिक्रमण करने लगा। अब यहाँ दुश्मन मतलब है कि चढ़ाई में जो रास्ता जो कठिन है उसको दुश्मन बोला जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, कहानी है, इसको कोई, इसका किसी अधिकारी या किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक कहानी के तौर पे वो है, और न चढ़ाई से लेना देना है। उसने अपनी प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार किया। अब ऊपर चढ़ गया वो, क्योंकि साधु आ गया था तो ऊपर चढ़ गया, और प्रजा ने उनको अभिनय दिखाया, तो उनको, तो प्रजा के प्रति उसने क्या करा, एक अच्छा व्यवहार किया, और कुछ लोग विवाद करने लगे। अब अच्छा व्यवहार करा,
अब भैया अधिकारी आए तो कुछ लोगों ने किसी किसी की शिकायत भी करी, तो कुछ लोग विवाद करने लग गए। फिर सबको समझाकर सुख दिया गया। अब सबको समझा के सुख दे दिया उनको, क्योंकि वो दुखी थे किसी कारण से, तो उनको सुख दे दिया गया। और सूरज के उदय होते ही सबका घमंड अधः हो गया। अधः मतलब गिर गया, अधः गिर गया, नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो ये अधः, ये देखिए इसमें 22 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अव आ हो गया। अति अधि अनु, अप अपी अभी, ये प वर्ग का है। अव आ हो गया। उत उप, दुर दुस, दुर लिखा है। अब दुस कहीं होगा, देख लीजिए आप दुस कहाँ है। दुर दुस, निर निस, निर और निस, निर निस। और लिखें परा, परा, प्र, ये प्र और प्रति, परा और परी। फिर क्या सुसम, सुसम, और लिखें नीवी, तो ये वी और एक नी देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये नी, लीडर से ये नी। चलिए हम, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आज समय हो गया है, तो आज के लिए हमने देखा संस्कृत के उपसर्ग। हम अगले क्लास में आपको हिंदी के आए हुए उपसर्ग देखेंगे। तो हम अगले क्लास में हिंदी और उर्दू फारसी के उपसर्ग देख लेंगे। फिर उसके अगले क्लास में अंग्रेजी व जो सामान्य वाले देखेंगे। तो टोटल ये 3 क्लास में आपका ये उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में उपसर्ग आपको बिल्कुल ऐसा रटा जाएगा कि आपके सारे एग्जाम बिल्कुल में उपसर्ग देखते से आपसे बन जाएगा। और इसके बाद आप अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाइएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब बन रहे हैं बिना बिना रटे और बिना दिमाग लगाए। आपको बस बस आपको ट्रिक्स देखना है और आपको जो समझा है उसको ध्यान रखना है, तो उससे आप सारे क्वेश्चन बन जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के उपसर्ग को आसान ट्रिक व एग्जाम पैटर्न के अनुसार समझा। तो उम्मीद है अब टॉपिक आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। अगली क्लास में हम इसी का अगला जो टॉपिक है हिंदी से उपसर्ग को लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।